तन्मय चीखता रहा लेकिन रेयांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उस गर्म लोहे के तार उसके आंखों में घुसा दिए और दर्द के मारे तन्मय की एक जोरदार चीख निकल गई और कुछ ही पल में तड़पते हुए वो बेहोश हो गया। इस दर्दनाक मंजर को देखने के बाद नित्या अपने आप ही बेहोश हो गई। रेयांश दहाड़ती आवाज में बोला, दोनों तब तक मरने नहीं चाहिए जब तक मैं ना कहूं। ये कहते हुए वो वहां से निकल गया। तन्मय की हालत ऐसे थी जैसे किसी ने उसे तंदूर में डाल दिया हो। उसकी आंखें बुरी तरह जल चुकी थी जो काफी भयानक लग रही थी। जब डॉक्टर्स की टीम आए तो वो भी तन्मय को देखकर हैरान और डरी हुई थी। इधर मोक्ष अपने मेंशन वापस आ गया था लेकिन वो इस वक्त अपने मेंशन के बेसमेंट में था जहां पर एक आदमी को चेयर से बंधा हुआ था। मोक्ष ने उस आदमी को मार मार कर अधमरा किया हुआ था और अखिल उसके पीछे खड़े हैरानी से देखे जा रहा था। वो सोच रहा था कि ये बॉस को आखिर हुआ क्या है। ऐसी हरकतें ज्यादातर करते हुए नहीं देखा लेकिन आज तो जैसे जल्लाद बने हुए हैं। ये सोचते हुए वो आंखें फाड़े देख रहा था। आखिर में वो आदमी जब बेहोश हो गया तो फाइनली मोक्ष पीछे पलटा जिसके चेहरे पर पसीना था और शर्ट लगभग खून से सनी थी। अखिल उसे इस हाल में देखकर बोला, सर अगर इससे कुछ उगलवाना था तो मुझे बोल दिया होता, आपने खुद क्यों तकलीफ उठाई। मोक्ष पलटकर अपनी एक जलती नजर उस आदमी पर डालते हुए बोला, इस कमी ने मेरी रिया को हाथ लगाया, उसे तकलीफ दी, मैं इसे ऐसी तकलीफ दूंगा कि इसकी रूह तक कांप जाए। अखिल कुछ नहीं बोला। वो समझ चुका था कि उसके बॉस प्यार में पड़ चुके हैं, वो भी पूरी शिद्दत वाला। दोनों ही वहां से निकलकर सीधा मेंशन की तरफ आते हैं। इधर रिया कमरे में अब तक वेट कर रही थी। वो सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि मोक्ष उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गया है इसलिए वो अभी तक नहीं आया है। वहीं मोक्ष को लगा कि रिया अब तक सो गई होगी इसलिए वो सीधा कमरे में दाखिल होता है। जब वो कमरे में एंटर होता है रिया अब तक बेड पर बैठी हुई थी। जैसे ही मोक्ष ने रिया को जगा हुआ देखा तो वो झेप गया। उसकी हालत अभी ऐसी थी कि वो ऐसे रिया के सामने नहीं जा सकता था। इधर रिया अपनी ही सोच में गुम थी इसलिए उसे मोक्ष के आने का पता ही नहीं चला जिसका फायदा उठाकर मोक्ष सीधा वॉशरूम में घुस गया। लेकिन तभी रिया को किसी के कदमों की आहट महसूस हो गई थी। वो समझ गई कि यह मोक्ष ही है। उसे लगा कि मोक्ष उससे नाराज है इसलिए उसे इग्नोर कर रहा है। वो जल्दी से वॉशरूम के डोर को नॉक करने लगी और बोली, मोक्ष सॉरी पेंसिव फेस प्लीज ऐसे मुझे इग्नोर मत करिए, मैं आपको अब नहीं रोकूंगी। मोक्ष को रिया की स्वीट सी मासूम आवाज आती है जिसमें वो सच में सॉरी फील कर रही थी और वो काफी परेशान भी लग रही थी। अब तक तो मोक्ष इस बात को भूल भी गया था लेकिन अब वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसने रिया को कई बार मनाया था लेकिन इस बार रिया उसे मना रही थी। उसने रिया को कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहा। रिया अब बार बार बोल रही थी। इधर मोक्ष मुस्कुरा रहा था। जब वो फ्रेश हो जाता है तो अपनी कमर पर ए लाइन टॉवल लपेटकर बाहर आया। रिया उसे सिर्फ टॉवल में देखकर एक पल के लिए फ्रिज हो जाती है क्योंकि इस वक्त मोक्ष बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके भीगे मेसी बालों से पानी टपक रहा था जिसे वह अपने हाथ में लिए दूसरे टॉवल से पोंछ रहा था और उसके सिक्स पैक्स एब्स वाली वी शेप बॉडी पर पानी की कुछ बूंदें थी। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था। रिया एक पल के लिए मोक्ष को नजर भरकर देखती ही रही। तभी मोक्ष उसकी साइड से निकलकर चला गया। तभी रिया होश में आई और जल्दी से मोक्ष के पीछे जाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तभी मोक्ष अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए पलटकर रिया को देखने लगा। रिया अपनी भारी पलकों से आंख में आंसू लिए उसे बोली, सॉरी पेंसिव फेस, ना प्लीज मान जाए ना, मैं आपको नहीं रोकूंगी, सच्ची में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस वक्त रिया बहुत मासूम लग रही थी। उसका छोटा सा मायूस चेहरा देखकर मोक्ष का दिल पिघल गया। उसने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए बोला, अच्छा सच्ची में नहीं रोकोगी ना। रिया अपना चेहरा मासूम सा बनाकर बोली, हाँ सच्ची में, बस आप मुझे छोड़कर मत जाना। रिया को इस तरह देखकर मोक्ष का दिल धड़क गया। रिया के होठों को देखकर उसका गला सूखने लगा। वो अपना कंट्रोल लूज करे इससे पहले ही मोक्ष रिया का हाथ छुड़ाकर क्लोजेट रूम में चला गया। ये देखकर रिया का चेहरा मायूस हो गया। उसने रोनी सी शक्ल बना ली और वहीं खड़ी रह गई। तभी मोक्ष एक लोअर और टी शर्ट पहनकर बाहर आया तो रिया अभी भी मायूसी से खड़ी थी। मोक्ष के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही मोक्ष ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर आ गया। रिया इस सडन एक्शन से शॉक्ड हो गई लेकिन अगले ही पल वो मोक्ष से लिपट गई और सिसकते हुए बोली, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। मोक्ष ने अब रिया को ज्यादा परेशान ना करते हुए उसके होठों को चूम लिया।
इधर सिंघानिया विला में रेयांश जब अपने कमरे में आता है तो खनक बिस्तर पर करवट लेकर सोई हुई थी। रेयांश एक नज़र बिस्तर पर लेटी खनक को देखकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर में वो सिर्फ एक लोअर पहनकर बाहर आता है और बिस्तर पर आकर खनक के बराबर लेट जाता है। खनक अभी तक सोई नहीं थी, वो जाग रही थी। उसे रेयांश के कमरे में होने का एहसास हो चुका था, इसलिए वो चुपचाप आंखें बंद करे लेटी रही। जैसे ही उसने रेयांश को अपने पास महसूस किया, उसका बदन कांप उठा। रेयांश खनक की तरफ करवट लेकर उसे देखने लगा। खनक उसकी तरफ पीठ किए सोए हुए थी कि तभी उसे रेयांश की कोल्ड वॉइस सुनाई दी, जान, आई नो यू आर अवेक। ये सुनते ही खनक ने अपनी आंखें जोर से भींच ली, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था। तभी रेयांश ने एक ही झटके में खनक को अपनी तरफ पलटकर अपने करीब खींच लिया। खनक उसके सीने से जा लगी। उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी और रेयांश को देखने लगी, जो अपनी इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। रेयांश अपनी शक भरी आवाज में बोला, कहीं तुम फिर से मुझे छोड़कर जाने के बारे में तो नहीं सोच रही ना? अगर ऐसा है तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, क्योंकि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। खनक अपनी डरी हुई आवाज में बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। तभी रेयांश उसके होठों के करीब अपने होठ ले जाकर बहुत ही ठंडी आवाज में बोला, सच बोल रही हो ना जान? अगर इस बार कोई भी ऐसी हरकत की तो याद रखना, पिछली बार तो तुम्हारी नादानी समझकर तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं करूंगा और मेरी दी हुई सजा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। रेयांश के ठंडे एक्सप्रेशन को देखकर खनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सुबकते हुए रोने लगी। खनक को रोते हुए देखकर रेयांश का चेहरा सॉफ्ट हो जाता है और वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोला, जान, रोना बंद करो। मैं तड़प रहा हूं तुम्हें पाने लिए और तुम रो रही हो। खनक अपनी आंसुओं से भीगी आंखों से नाराजगी में उसे देखती है और अगले ही पल रेयांश की चीख निकल जाती है। खनक ने नाराजगी में रेयांश की हथेली पर काट लिया था, जिससे रेयांश के मुंह से चीख निकल जाती है। उसने अपना हाथ पीछे लिया और देखने लगा जहां खनक के नन्हे नन्हे दांतों के निशान थे। उसके चेहरे पर ना दिखने वाली एक मुस्कान आ गए, लेकिन फिर भी उसने अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए बोला, जंगली बिल्ली, ये क्या किया तुमने? खनक एक पल के लिए डर गई, लेकिन उसने अपना डर जाहिर किए बिना अपनी मासूम आवाज में बोली, लव बाइट। ये सुनते ही रेयांश की आंखें छोटी हो गई। उसने खनक को घूरते हुए कहा, इसे लव बाइट कहते हैं? खनक अपनी मासूम सी शकल बनाकर अपना सिर हाँ में हिलाने लगी। रेयांश अपनी शरारती आवाज में बोला, तो अब मेरी बारी, मैं भी लव बाइट देता हूं। ये कहते हुए रेयांश ने खनक का हाथ पकड़ लिया। तभी खनक डरते हुए अपना हाथ पीछे खींचने लगी और रेयांश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। खनक मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तभी रेयांश जिद करते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? जब तुमने मुझे दिया है तो मुझे भी तो तुम्हें देना चाहिए ना लव बाइट। खनक अपना हाथ पीछे खींचते हुए मना करने लगी तो रेयांश ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बहुत जोर से सक करने लगा। करीब 5 मिनट तक खनक के होठों को सक करने के बाद उसके निचले होठ को अपने दांतों में भरकर खींचते हुए छोड़ दिया। खनक के निचले होठ पर रेयांश के दांतों का हल्का सा निशान पड़ गया और हल्का सा खून भी उभर आया, जिससे खनक की सिसकी निकल गई। आहा! उसने रेयांश को धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई। कुछ देर की स्ट्रगल के बाद वो खुद ही शांत हो गई तो रेयांश उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, कोशिश बेकार है जान, इतना स्ट्रगल करती ही क्यों हो? फालतू में तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अभी तो तुम्हें रात भर मुझे झेलना है। खनक की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने हैरानी से रेयांश की तरफ देखा। खनक जानती थी कि जब भी रेयांश उसे ये बोलता है, इसका मतलब वो जरूर उसे रात भर सोने नहीं देगा। खनक तुरंत ही बोली, नहीं, मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है। रेयांश उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसके गले और कॉलरबोन पर किस और बाइट करने लगता है। रेयांश ने अपने एक हाथ से खनक की गर्दन पकड़ रखी थी और एक हाथ से उसके श्रग को निकाल रहा था। खनक ने भी कोई आनाकानी नहीं की, लेकिन रेयांश का उस पर फिर से शक करना उसे अच्छा नहीं लगा। वो नाराजगी से बोली, आपको तो मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो क्यों आ रहे हैं मेरे करीब? दूर रहिए ना। रेयांश अब तक पूरी तरह से खनक पर हावी हो रहा था। जैसे ही उसने ये सुना, उसने नजर उठाकर ऊपर देखा तो खनक नाराज लग रही थी। खनक के बार बार रोकने से अब रेयांश को गुस्सा आ रहा था। वो पहले ही खनक को पाने के लिए तड़प रहा था। वो खनक पर खुद को फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए अब तक वो काफी सॉफ्ट रहा था। रेयांश ने खनक के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर कस लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला,
तुम्हारी हरकतें मुझे मजबूर कर रही है तुम पर शक करने के लिए। तुम लास्ट टाइम भी मुझसे ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके भाग गई थी और जाते जाते तुमने मेरे एक गार्ड को घायल कर दिया था। आज की तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे डाउट हो रहा है कि इस बार तुम्हारा क्या प्लान है। खनक अपनी आंखों में नमी लिए बोली, मैं कहीं नहीं जाने वाली। रेयांश तुरंत बोला, ठीक है मान लेता हूँ, किस मी ऑन माई लिप्स। खनक कुछ देर रेयांश की आंखों में देखने लगी और अगले ही पल उसने रेयांश के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो रेयांश के होठों को लॉलीपॉप की तरह सक कर रही थी। रेयांश किस बैक नहीं कर रहा था, वो तो बस खनक की बंद आंखों को देख रहा था। 2-3 मिनट बाद जैसे ही खनक अलग होने को हुई कि तभी रेयांश ने उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया और फ्रेंच किस करने लगा। अब कुछ ही देर में दोनों धीरे धीरे पैशनेट हो रहे थे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फ्लो पर बेदर्दी से पड़े हुए थे और रेयांश पूरी तरह से खनक के ऊपर हावी था। खनक की पूरी बॉडी पर रेयांश के दांतों के निशान थे क्योंकि रेयांश ने उसकी पूरी बॉडी पर किस और बाइट किया था। रेयांश ने बिना किसी वार्निंग के खनक में एंटर किया और खनक की चीख निकल गई जो दबकर उसके मुंह में ही रह गई क्योंकि अगले पल रेयांश ने खनक के होठों को अपने मुंह में भर लिया। कुछ ही देर में दोनों की सांसें तेज तेज चलने लगी। खनक की मौन सुनकर रेयांश और भी पैशनेट हो रहा था। इधर मोक्ष के कमरे का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने रिया को अपने नीचे दबाए रखा था और रिया उसका वाइल्ड रोमांस झेल रही थी। मोक्ष ने रिया के नाइट सूट के बटन खोल दिए थे जिससे रिया की अपर बॉडी पर ऊपर इनरवियर ही थी। मोक्ष उसकी क्लीवेज पर लगातार किस और बाइट किए जा रहा था। रिया के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। मोक्ष इस वक्त काफी पैशनेट हो रहा था लेकिन वो रिया की चोट का भी ध्यान रख रहा था। मोक्ष रिया की क्लीवेज से लेकर धीरे धीरे अपने होठों को नीचे की तरफ ले जाता है। रिया की सांसें भारी होने लगी थी, उसे अपने शरीर में बेचैनी सी होने लगी थी। वह अपनी बेचैनी भरी आवाज में बोली, मोक्ष मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। मोक्ष के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। रिया की बैली बटन के पास किस करते हुए बहुत ही सिडेक्टिव वॉइस बोला, इट मीन्स यू आर ऑल्सो एंजॉयिंग इट विथ मी बेबी, फील मी। रिया के मुंह से एक चीख निकल गई। मोक्ष ने उसकी चीख इग्नोर कर दी लेकिन रिया बार बार उसे मना करते हुए मोक्ष को दूर करने की कोशिश करने लगी लेकिन मोक्ष ने उसे हिलने तक नहीं दिया। रिया की सांसें भारी होने लगी, उसे अजीब सी बेचनी होने लगी। कुछ ही देर में मोक्ष उससे अलग हुआ और अपना ट्रंक्स रिमूव करके रिया के ऊपर आया और ब्लैक से दोनों को कमर तक कवर कर लिया। उसने रिया की आंखों में देखा जैसे वो रिया से परमिशन मांग रहा हो। रिया ने अपनी पलकें झुका ली जिसे रिया की हाँ समझकर मोक्ष ने रिया के होठों पर अपने होठ रख दिए और एक ही झटके में उसमें समा गया। रिया की एक जोरदार चीख निकल गई जो उसके मुंह में ही रह। ऐसे ही रात के करीब 2 बज रहे थे और रिया की आंखें अब बंद होने लगी थी। मोक्ष ने रिया के होठों पर एक लाइट किस की और उसके ऊपर से उठकर साइड में लेट गया। इस वक्त उसके चेहरे पर चमक थी और एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कान थी। मोक्ष के छोड़ते ही रिया सो गई क्योंकि उसकी आंखें पहले ही भारी हो रही थी। मोक्ष 5 मिनट बाद अपनी जगह से उठा और बाथरूम में खुद फ्रेश होकर एक गीला टॉवल लेकर रिया को भी साफ किया और उसे अपनी शर्ट पहना दी। फिर वो बेड पर आकर रिया के साइड में लेट गया। रिया के मासूम चेहरे पर थोड़ा दर्द था लेकिन उसके चेहरे की चमक बढ़ गई थी जिसे देखकर मोक्ष के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने रिया को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सिंघानिया विला। इधर रेयांश के बेडरूम में खनक की सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी क्योंकि रेयांश काफी फोर्स के साथ उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। खनक अपनी सिसकियों को काबू करते हुए अपनी बढ़ती सांसों के साथ बोली, हब्बी प्लीज धीरे वरना फिर से 1 महीने तक आपको करीब नहीं आने दूंगी। इस बार तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना यहां अकेले। ये सुनते ही रेयांश काफी फोर्स के साथ खनक में मूव करने लगा और खनक के जबड़े को पकड़ते हुए अपनी तेज गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़ते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? करीब नहीं आने दोगी? मायके जाना है तुम्हें? इस बार तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा, फिर पूरी जिंदगी इसी बिस्तर पर लेटे हुए कट जाएगी। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम चल भी नहीं पाओगी फिर भी तुम्हें अपने पास रखूंगा, समझी? ये सुनते ही खनक की आंखें शौक से बाहर आ गई। उसे अपने जबड़े में दर्द होने लगा। खनक ने अपने दोनों हाथों से रेयांश के हाथ पकड़कर अपना जबड़ा छुड़ाने की कोशिश करते अपनी चिंता भरी सॉफ्ट वॉइस में बोला, जान बहुत दर्द हो रहा है क्या? ये कहते हुए उसने अपने होठों से खनक के दोनों गालों को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से चूम लिया।
खनक रेयांश के इस केयरिंग बिहेवियर को देखकर खुश हो गई और उसने अपना चेहरा मासूम बच्चे जैसे बना लिया और अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगी। ये देखकर रेयांश को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने खनक को हर्ट किया, इसलिए वो खनक के ऊपर से उठने लगा कि तभी खनक ने उसे रोक लिया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रेयांश के चेहरे को थाम लिया और अपने होठों को रेयांश के होठों पर रख दिया। यह महसूस होते ही रेयांश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने खनक को अपने सीने से लगा लिया, तभी खनक ने अपने होठों को रेयांश के होठों से अलग किया। सुबह का वक्त, सुबह ओबरॉय मैंशन, मोक्ष के कमरे में रिया कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है और अगड़ाई लेते हुए जैसे ही वो उठकर बैठने को हुई उसकी दर्द से चीख निकल गई। आउच! आ! रिया अपनी कमर पर हाथ रखते हुए अपने दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ किसी तरह बेड के हेडरेस्ट के सहारे बैठ गई। अब जाकर उसने अपनी हालत देखी तो उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी जो मोक्ष की थी। उसने जब खुद को मोक्ष की शर्ट में पाया तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगी। उसे रात के सारे मंजर याद आने लगे। फिर उसने अपने बगल में नजर की तो वहां मोक्ष नहीं था। उसके चेहरे पर जो इस वक्त शर्म और प्यारी सी मुस्कान थी उसकी जगह घबराहट ने ले ली। वो घबराई हुई आवाज में मोक्ष को पुकारने लगी, मोक्ष, 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 कहाँ है आप? तभी कमरे का दरवाजा खुला और मोक्ष कमरे में एंटर हुआ और मोक्ष को देखकर रिया की नजर मोक्ष पर टिक गई। वो अपलक मोक्ष को देख रही थी क्योंकि इस वक्त मोक्ष अपने प्राइवेट जिम से आ रहा था, जिसने एक हाफ ट्रैक पहना था और ऊपर सैंडो टी शर्ट जिसे वो उतार रहा था। टी शर्ट उतारते वक्त वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। जिम में हार्ड एक्सरसाइज करने की वजह से उसके बदन पर पसीने की बूंदें उभरी हुई थी। उसके सिक्स पैक्स एब्स पर पसीने की बूंदें उसे किसी मॉडल की तरह लुक दे रहा था। रिया अपनी ललचाई नजरों से मोक्ष को देखते हुए अपने मन में बोली, ओह माय गुडनेस, ये कितने अट्रैक्टिव है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि यह मेरे है। हाय! मोक्ष ने अब तक अपनी टी शर्ट उतार दी थी। जब उसे रिया की नजरें अपने आप पर महसूस होती है तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपने कदम रिया की तरफ बढ़ा दिए। रिया अभी भी बस एकटक मोक्ष को देख रही थी। तभी मोक्ष एक ही पल में रिया के करीब आया और ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया। यह महसूस करके रिया अचानक होश में आए और हड़बड़ाते हुए उसने अपने दोनों हाथ मोक्ष के गले में लपेट लिए। उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, मोक्ष, आप क्या कर रहे हैं? मोक्ष अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, बेबी लेट्स टेक अ बाथ टुगेदर। कहते हुए उसने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। रिया उसकी बातों से शर्मा गई। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। अब वो आगे कुछ नहीं बोली। कुछ ही पल में मोक्ष वॉशरूम में आ गया जहां पहले से ही बाथटब में पानी भरा हुआ था। वो रिया को अपनी गोद में लेकर बाथटब में बैठ गया। बाथटब का पानी हल्का गुनगुना था जिससे रिया को काफी राहत मिल रही थी। मोक्ष ने धीरे से रिया के शर्ट के बटन को खोला और शर्ट निकाल दिया। रिया खुद के सीने को अपने दोनों हाथों से कवर करने लगी। तभी मोक्ष ने उसके हाथों को रोक लिए और बहुत ही सिडिक्टिव वॉइस में बोला, नो बेबी, आई हैव ऑलरेडी सीन इट। इन फैक्ट आई हैव इवन टच्ड इट विथ माई हैंड्स एंड लिप्स, सो स्टॉप ट्राइंग टू हाइड इट। रिया ये सुनकर सिहर गई। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। वो शर्म से पानी पानी हो गई। मोक्ष ने रिया को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को अपने हल्के हाथों से सहलाने लगा। रिया अपना सिर मोक्ष के सीने पर रखकर आंखें बंद किए हुए बैठी थी। अचानक ही उसने अपनी आंखें खोली और अपनी धीमी आवाज में बोली, मोक्ष, क्या अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी, एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। ये सुनते ही मोक्ष, जो अब तक रिया को अपने सीने से लगाए हुए आंखें बंद किए सुकून महसूस कर रहा था, उसने तुरंत ही अपनी आंखें एक झटके में खोल दी और उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने किया और उसे देखने लगा। रिया की आंखों में हल्की नमी थी जिसे देखकर मोक्ष के दिल में भी दर्द होने लगा। उसने रिया के चेहरे को अपने हाथों में थामा और इमोशनल होते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है बेबी? मैं खुद भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता बेबी। आगे से मरने की बात मत करना। तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रिया इमोशनल होकर मोक्ष को देखने लगी। कुछ ही देर में मोक्ष ने खुद को और रिया को अपने हाथों से बांध दिया। वो रिया के सिर के चोट को बचाते हुए नहला रहा था और अब मोक्ष रिया को लेकर बाथटब से बाहर निकला और रिया को बाथरोब पहना दिया और खुद भी एक टॉवल लपेटकर रिया को लेकर वॉशरूम से बाहर निकल गया। वो रिया को क्लोसेट रूम में ले आया। उसने पहले ही रिया के कपड़ों को अरेंज किया हुआ था। उसने वार्डरोब में से एक लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप निकालकर रिया को पहनाने लगा। रिया को कपड़े पहनाने के बाद उसने खुद भी अपने कपड़े पहन लिए। रिया ड्रेसिंग टेबल के पास गई और रेडी होने लगी।
तभी मोक्ष ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। सिंघानिया विला। वही सिंघानिया विला में आज रेयांश सुकून की नींद सो रहा था। उसने नींद में ही अपने हाथों को बिस्तर पर फेरने लगा जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। जब उसे महसूस हुआ कि खनक उसके पास नहीं है, उसकी नींद अचानक ही उड़ गई। उसने झट से अपनी आंखें खोली और झटके से उठकर बेड पर बैठ गया। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए देखने लगा, लेकिन खनक उसे कहीं नहीं दिखाई दी। उसने झांककर वॉशरूम की तरफ देखा तो वॉशरूम का डोर ओपन था और वहां कोई नहीं था। वो जोर से आवाज लगाते हुए बोला, जान कहाँ हो तुम? जान, जान, जान। लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला और अब रेयांश का चेहरा तंग हो गया। उसके माथे की नसें कस गई, उसके हाथों की मुठियां कस गई। उसने अपना फोन उठाया और अपने मोबाइल में खनक का नंबर डायल करने लगा, जिसकी रिंग कमरे में ही बजी। उसके एक्सप्रेशन अब खतरनाक हो गए। खनक का मोबाइल क्लोजेट रूम में बज रहा था। वो उठकर क्लोजेट में गया, जहां खनक ब्लाउज और पेटीकोट पहने खड़ी थी और साड़ी फ्लो पर पड़ी थी और उसका एक छोर उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। मोबाइल की रिंग बजते ही उसने साइड टेबल पर रखा हुआ फोन उठाया था, जिसे वो अपने हाथ में लेकर देख रही थी कि तब तक फोन कट हो चुका था। खनक को क्लोजेट रूम में देखकर रेयांश ने राहत की सांस ली। वो एक नज़र खनक को देखकर वॉशरूम में चला गया। करीब 15 मिनट बाद रेयांश फ्रेश होकर क्लोजेट रूम में आया तो अभी भी खनक ने साड़ी पहनी नहीं थी। वो किसी तरह प्लीट्स बना रही थी, लेकिन उसके हाथ काम रहे थे। जब रेयांश उसे गौर से देखता है तो उसकी आंखें लाल थी और चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। दिखने में ही लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो बिना वक्त गवाए सीधा खनक के पास गया और उसके हाथ पकड़ लिए। खनक अभी कमर पर बांधने वाली प्लीट्स बना रही थी। रेयांश के रोकने से उसने तुरंत नजर उठाकर देखा और हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं अभी रेडी हो जाती हूँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए देर हो रही है। खनक थोड़ा डरते हुए बोल रही थी। उसे लगा शायद रेयांश उस पर गुस्सा करेगा, क्योंकि कब से वो सिर्फ साड़ी ही बांध रही थी जो अब तक नहीं बांध पाई थी। रेयांश ने हल्के हाथों से उसके माथे और गले को छुआ तो उसका माथा और गला बुरी तरह तप रहे थे। रेयांश हड़बड़ाते हुए चिंता भरी आवाज में बोला, जान, तुम्हें इतना तेज फीवर है? तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और तुमने मुझे जगाया भी नहीं? रेयांश ने खनक के हाथों से उसकी साड़ी को छुड़ाया और साड़ी निकालकर साइड में रख दी। उसने तुरंत ही वार्डरोब से एक ऑफ वाइट कलर का कुर्ती और पटियाला निकाला। फिर वो खनक के ब्लाउज के हुक्स खोलने लगा। खनक ये देखकर हैरान थी। उसने रेयांश के हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहा, आप रहने दीजिए, मैं खुद चेंज करती हूँ। रेयांश ने उसके हाथों को हल्के हाथ से हटाया और प्यार से बोला, जान, डोंट बी स्टूपिड, तुमने अपनी हालत देखी है, मैं चेंज करवा देता हूँ, तुम बस 2 मिनट रुको। कहते हुए उसने अब तक खनक के ब्लाउज के हुक्स खोल दिए थे और ब्लाउज निकल रहा था। खनक को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन वो चुपचाप बिना रिएक्ट करे खड़ी रही। वो अपने पति की केयर देख रही थी कि एक नॉर्मल बुखार में भी उसका पति उसका कितना ख्याल रख रहा था। इतनी केयर पिछले 13 सालों से किसी ने उसकी नहीं की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रेयांश तो खनक को कपड़े पहनाने में बिजी था। रेयांश ने खनक को कपड़े पहना दिए थे। जैसे ही उसने नजर उठाकर खनक को देखा, उसकी आंखों में आंसू देखकर वो परेशान हो गया। वो अपनी परेशानी भरी आवाज में बोला, जान, ज्यादा तकलीफ हो रही है, तुम रो मत, अभी डॉक्टर आ जाएंगे। रेयांश ने जब खनक को चेक किया था, उसी वक्त उसने अपने फोन से अतुल को फोन कर दिया था डॉक्टर को बुलाने के लिए। खनक को कपड़े पहनाने के बाद उसने खुद भी कैजुअल टी शर्ट और कार्गो पेंट पहन लिया। फिर उसने खनक को अपनी गोद में उठाया और बेडरूम में ले आया और बहुत ही धीरे से किसी कांच गुड़िया की तरह खनक को बेड पर सुलाया। खनक कब से रेयांश की केयर और परवाह देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने रेयांश से अपनी नर्म लेकिन स्वीट आवाज में कहा, हब्बी, मुझे सिंदूर और बिंदी चाहिए, प्लीज लगा दीजिए। रेयांश ने उसकी तरफ देखा तो उसकी मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी नहीं थी। शादी के बाद कभी भी खनक अपने मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर के बिना नहीं दिखी थी। रेयांश का चेहरा इस वक्त फिक्र से भरा था, लेकिन फिर भी इस बात से रेयांश के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मीठी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत ही ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर और बिंदी उठाई और खनक को लगा दिए। खनक कब से रेयांश को अपनी प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। तभी डोर नॉक होता है और रेयांश अपनी स्ट्रेट वॉइस में कम इन बोलता है। तभी अतुल लेडीज डॉक्टर्स की पूरी टीम को लेकर अंदर आता है, जिसे देखकर खनक हैरान हो जाती है। रेयांश सभी को ऑर्डर देने के लहजे में बोला, चेक करो और जल्द से जल्द मेरी बीवी को ठीक करो।
तभी वहां की एक हेड डॉक्टर अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, सर हम इन्हें चेक करें, तब तक आप लोगों को बाहर जाना होगा। अतुल तुरंत ही वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन रेयांश वहां से 1 इंच भी नहीं हिलता। जब वो डॉक्टर रेयांश को अपनी घबराए आंखों से देखती है तो रेयांश उसे अपना कोल्ड ऑरा लिए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, व्हाट? शी इज माई वाइफ एंड आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर टू लीव हर। डॉक्टर समझ गई थी कि ये जल्लाद आदमी कहीं नहीं जाने वाला, वो उसके सिर पर ही खड़ा रहने वाला है और वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि उसे अपनी जान भी प्यारी थी। वो डॉक्टर चुपचाप खनक का चेकअप करने लगती है। चेकअप हो जाने के बाद वो अपनी जूनियर डॉक्टर को एक इंजेक्शन रेडी करने को बोलती है। फिर वो डॉक्टर खनक को समझाते हुए बोली, मैम आपको एक इंजेक्शन दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से नींद भी आ जाएगी और आपका बुखार भी उतर जाएगा। खनक अपना सिर हाँ में हिलाती है। वही वो जूनियर डॉक्टर इंजेक्शन सुई रेडी कर रही थी। उस इंजेक्शन सुई का साइज देखकर रेयांश के मुंह से चीख निकल गई। ये इंसान को मारने का इंजेक्शन सुई है या जानवर को? जरा देखो मेरी मासूम जान को, वो कितनी नाजुक और छोटी सी है, वो इतना बड़ा इंजेक्शन सुई कैसे ले पाएगी? रेयांश के चीखने से वो डॉक्टर घबरा गई और खनक भी हैरान हो गई। वो हैरानी से अपने पागल पति को देख रही थी जो कब से डॉक्टर के हाथ में पकड़े इंजेक्शन सुई को देख रहा था। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान थी कि इतना बड़ा आदमी एक इंजेक्शन सुई से डर रहा है। अब खनक से रहा नहीं गया, वो बोली, मुझे इंजेक्शन सुई से डर नहीं लगता, आप शांत हो जाइए और अगर आप नहीं देख सकते तो बाहर जाइए, ट्रीटमेंट के बाद अंदर आना। रेयांश हैरान नजरों से देखते हुए बोला, जान तुम मुझे डांट रही हो? खनक अपना मासूम चेहरा बनाकर बोली, हब्बी में डांट नहीं रही, आप डर रहे हैं इंजेक्शन सुई से इसलिए बोल रही थी। रेयांश हड़बड़ाते हुए इधर उधर देख रहा था। वो और डर? क्या वो डर रहा था? भला उसे इंजेक्शन सुई से क्यों ही डर लगेगा? उसे आज तक किसी भी चीज से डर नहीं लगा, लेकिन हाँ आज उसे सचमुच डर लग रहा था, खुद के लिए नहीं, उस लड़की के लिए जिससे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता है, जो उसकी जान है। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वॉट नॉनसेंस जान, मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा। फिर वो डॉक्टर की तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, इंजेक्शन सुई कहाँ लगाना है? वो डॉक्टर अपनी कांपती आवाज में बोली, सर मैडम के बम पर। ये कहते हुए वो काफी घबरा रही थी। रेयांश को कुछ पल के लिए तो गुस्सा आया, लेकिन उसने खनक की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इंजेक्शन सुई लगाने का इशारा किया। खनक ने अपनी सलवार ढीली की। वो डॉक्टर जैसे ही खनक की सलवार को नीचे करने के लिए हाथ बढ़ाया, तुरंत ही रेयांश की गरजती हुई आवाज आई, स्टॉप, आई विल डू इट। कहते हुए वो जल्दी से खनक के पास आया। ये देखकर खनक को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन उसे पता था उसका पति एक नंबर का जलकूकड़ा था। उसे तो लड़कियों से भी जलन होती थी, इसलिए उसके लिए नॉर्मल बात थी, लेकिन डॉक्टर्स के लिए यह नया था। उन्हें नहीं लगा था उसके सामने खड़ा यह हिटलर आदमी अपनी बीवी के लिए इतना पोसेसिव होगा। रेयांश ने खुद खनक के सलवार को थोड़ा सा नीचे किया और डॉक्टर को इंजेक्शन सुई लगाने का ऑर्डर दिया। वो डॉक्टर बहुत ही मुश्किल से खनक को इंजेक्शन सुई देती है। खनक को वाकई में इंजेक्शन सुई से डर नहीं लगता था, इसलिए उसने बिना कोई ड्रामा किए इंजेक्शन सुई लगवा लिया। अब डॉक्टर ने रेयांश को कुछ दवाई दी और दवाई को कैसे लेना है ये समझा दिया। इस पूरे प्रोसेस के वक्त वहां जितनी भी डॉक्टर्स थी उनमें से कई डॉक्टर्स 24 से 27 साल तक की भी थी, जो कब से रेयांश को देखकर अपनी आहें भर रही थी। उनके लिए इतना हैंडसम बंदा इतनी पास से देखने को मिलना मतलब दुनिया की सबसे अनमोल चीज मिलने के बराबर था। लेकिन रेयांश का पूरा ध्यान खनक पर था, जिसे वो डॉक्टर समझ गई थी कि ये इंसान अपनी बीवी को पागलों की तरह चाहता है और उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव भी है। ऊपर से खनक का चेकअप करते टाइम उन लोगों ने खनक की बॉडी पर निशान देख लिए थे जो रेयांश का बेहद प्यार बयान कर रही थे। जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म हुआ, रेयांश की भारी आवाज गूंज उठी, नाउ गेट आउट। सभी डॉक्टर्स रेयांश का ऑर्डर सुनकर बिना कुछ बोले वहां से ऐसे भागी जैसे पागल कुत्ते पीछे पड़ गए हो। बाहर जाते ही यंग डॉक्टर्स आपस में बातें करने लगी। एक डॉक्टर बोली, यार कितना हैंडसम बंदा था यार, आज तक मैंने सिर्फ मैगजीन में फोटो देखी थी, ये तो रियल में भी कितना हैंडसम है। दूसरी डॉक्टर बोली, हाँ हैंडसम तो है लेकिन खड़ूस और खतरनाक है, तुमने देखा नहीं कैसे बात कर रहा था। तभी तीसरी डॉक्टर बोली, हाँ तो क्या हुआ, इतना हैंडसम है और रिच है तो एटीट्यूड तो होगा ही। तभी वो दूसरी डॉक्टर बोली, क्या फायदा, वो शादीशुदा है और ऊपर से अपनी बीवी के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल। पता नहीं लेकिन एक सिंपल सी मामूली लड़की के पीछे इतना हॉट और अट्रैक्टिव बंदा कैसे पागल हो गया।
हेड डॉक्टर कब से इन सब की बातें सुन रही थी। उसने सबको डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ सब की सब। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम सब उसकी बीवी के बारे में ऐसी बातें कर रही हो तो मौत से बदतर हालत कर देगा। वो कोई आम इंसान नहीं है। अब सभी अपनी हेड डॉक्टर की बात सुनकर चुप हो गई और अपना मुंह बंद कर लिया। वहीं बेडरूम में रेयांश ने लाइट ब्रेकफास्ट मंगवा लिया था और वो बेड पर ही बैठे हुए खनक को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवा रहा था। वो ब्रेकफास्ट करवाते हुए परेशानी से खनक को पूछ रहा था, जान तुम्हें इंजेक्शन सुई ज्यादा दर्द तो नहीं कर रहा है ना? अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, तुम्हें उससे ज्यादा आराम मिलेगा। आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा पूरा दिन। आज तुम सिर्फ आराम करोगी। तुम्हें जो भी चाहिए मैं लाकर दूंगा। तुम एक कदम भी बिस्तर से नीचे नहीं रखोगी। लगातार बोलते हुए रेयांश खनक को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और उसकी केयर और परवाह देखकर खनक इमोशनल हो रही थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू की कुछ बूंदें टपक गई। जैसे ही रेयांश की नजर वहां पड़ती है वो परेशान होकर प्लेट साइड में रख देता है और खनक के मासूम चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, जान क्या हुआ? तुम्हें दर्द हो रहा है? रेयांश आगे कुछ बोलता उससे पहले ही खनक झटके से उसके गले लग गई और अपनी रुंधी आवाज में बोली, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी इमोशनल हो गई क्योंकि इतने साल बाद किसी ने मेरी इतनी परवाह की है, इतनी केयर की है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाले पति मिलेंगे। आई लव यू सो मच हबी, आई रियली लव यू सो मच। रेयांश ने खनक की पीठ को सहलाया और बहुत प्यार से अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोला, आई एम सॉरी जान, तुम मेरी वजह से बीमार हुई ना? खनक धीरे से उससे अलग हुई और मासूमियत से अपनी गर्दन नामे हिला दी और रेयांश के माथे पर एक लाइट किस कर दी। रेयांश ने फिर से प्लेट अपने हाथों में उठाई और खनक को खिलाने लगा तो खनक बच्चों जैसी आवाज में बोली, बस हब्बी अब और नहीं, मुझसे नहीं खाया जाएगा, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। रेयांश ने उसके ना कहने पर कुछ नहीं कहा, प्लेट साइड टेबल पर रख दी और मेडिसिन निकालकर खनक के मुंह में रख दी और पानी का ग्लास उठाकर उसे पिलाने लगा। खनक ने बिना कोई नखरे किए दवाई खा ली। रेयांश ने बहुत ही प्यार से उसे बेड पर लेटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके फोरहेड पर किस किया और बोला, लव यू जान, अब आराम करो, मैं यही हूँ। खनक अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिला देती है और अपनी आंखें बंद कर देती है और रेयांश भी अपना लैपटॉप लेकर उसकी साइड में बैठे हुए अपना काम करने लगता है। ओबरॉय मैंशन में रिया और मोक्ष अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे। रिया भी आज थोड़ी वीक लग रही थी तो मोक्ष ने उसे आराम करने के लिए कहा था। रिया मोक्ष के कमरे में ही आराम कर रही थी, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बार बार अपनी करवट बदल रही थी। वो अंदर ही अंदर कुछ सोचते हुए परेशान हो रही थी। मोक्ष अपने स्टडी रूम में ही काम कर रहा था। उसने घर पर रहकर ही ऑफिस का काम करने का डिसाइड किया क्योंकि जब तक रिया ठीक नहीं हो जाती वो घर पर ही रहेगा। देखते ही देखते 3 दिन बीत चुके थे और इन 3 दिनों में मोक्ष ने रिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और इन 3 दिनों में मोक्ष रिया के और करीब आ गया था। उसे अब रिया की आदत लग चुकी थी। सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और रात का डिनर वो रिया के साथ ही करता। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम रिया के साथ बीतता था। शाम के करीब 7 बज रहे थे तभी अखिल मोक्ष को कॉल करके बताता है कि उसकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है जो एक नाइट क्लब में है और यह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मोक्ष नाइट क्लब के लिए निकल जाता है। उसे रिया के पास ही रहना था लेकिन उसने जल्द से जल्द मीटिंग खत्म करके वापस लौट आएगा ये सोचकर चला गया। इधर मोक्ष नाइट क्लब के प्राइवेट रूम में मीटिंग अटेंड कर रहा था। करीब 3 घंटे तक मोक्ष की मीटिंग चली। इस 3 घंटों में मोक्ष बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखता रहा था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मोक्ष ने अखिल को ऑर्डर दिए, मैं घर जा रहा हूं, बाकी का तुम संभाल लेना। अखिल हैरानी से मोक्ष की बातें सुन रहा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही मोक्ष है जिसका ज्यादातर टाइम या तो ऑफिस में, नाइट क्लब या फिर रेयांश के साथ ही कटता था। वो अपने घर बहुत कम ही रहा था। अखिल अपना सिर हाँ में हिला देता है और मोक्ष बिना उसके जवाब का इंतजार करे तेज कदमों से नाइट क्लब के प्राइवेट रूम से बाहर निकल चुका था। अखिल मोक्ष को देखता रहा। वो अपने मन में सोच रहा था, ये बॉस को हुआ क्या है? क्या ये सचमुच इतने सीरियस है? मोक्ष जो अक्सर नाइट क्लब्स में आधी आधी रात तक रहता था, आज वो 10 बजे ही घर के लिए निकल चुका था। उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। सिर्फ अखिल ही नहीं, सभी हैरान थे कि आज मोक्ष इतना जल्दी कैसे घर चला गया।
ओबरॉय मैंशन में रिया बिस्तर पर बैठी अपने फोन देख रही थी, लेकिन फिर भी उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे यहाँ रहना बहुत अजीब लग रहा था, और ऐसा क्यों था यह उसे समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो अभी भी बिस्तर पर बैठी थी और उसने अब रूही को कॉल करने के बारे में सोचा। रिया ने अपना फोन उठाया और रूही को कॉल लगाया। करीब 3 बार रिंग जाने के बाद रूही ने कॉल उठाया। सामने से आवाज आए, हेलो। हाँ बोल रिया, क्या हुआ? रिया चिढ़ते हुए बोली, यार कहाँ थी तू? कब से कॉल कर रही हूँ, तू उठा ही नहीं रही थी। रूही उसे समझाते हुए बोली, शांत हो जा, मैं क्लब में थी, लाउड म्यूजिक की वजह से रिंग सुनाई नहीं दी, इसलिए फोन नहीं उठा पाए, लेकिन तू परेशान लग रही है, क्या बात है बता। रिया कुछ कहना चाहती थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और मोक्ष की आवाज आई, बेबी मैं आ गया। दूसरी साइड रूही ने यह आवाज सुन ली। उसने तुरंत ही रिया से कहा, क्या ये मोक्ष भाई है? रिया ने अपनी धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं बाद में बात करती हूँ। कहते हुए उसने अपना फोन रख दिया। रिया को फोन रखते देख मोक्ष की भौहें तन गई। उसने रिया के करीब आकर अपनी बाहों में भर लिया, जिससे रिया अचानक हड़बड़ा गई, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था ऐसा कुछ होगा। लेकिन रिया के इस तरह के रिएक्शन से मोक्ष को अजीब लगता है। वो रिया से सवाल करते हुए बोला, किसके साथ बात कर रही थी तुम? रिया ने खुद को नॉर्मल किया और जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, वो मेरी दोस्त थी, कॉलेज की बात कर रही थी। मोक्ष उसकी बात से कन्विंस तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। मोक्ष के एक्सप्रेशन इस वक्त स्ट्रेट थे। वो उसकी चोट को एक बार देखकर बोला, अब तुम्हारी चोट कैसी है? रिया ने नॉर्मली जवाब दिया, ठीक है। रिया का बिहेव थोड़ा अलग था, जिसे मोक्ष समझ गया था, लेकिन बिना कोई रिएक्ट करे उसने कॉर्डलेस उठाया और डिनर कमरे में ही मंगवाया। कुछ ही देर में एक सर्वेंट डिनर लेकर आ गया और उसने कॉफी टेबल पर अरेंज कर दिया। मोक्ष रिया के फोरहेड पर किस करके वॉशरूम में चला जाता है। वो करीब 5 मिनट में फ्रेश होकर क्लोजेट में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेता है। फिर वो बेड के पास आया और रिया को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। रिया मोक्ष की गोद से उठने की कोशिश करने लगी, तभी मोक्ष ने उसे अपने एक्सप्रेशनलेस फेस लिए बोला, बैठी रहो। रिया शर्माते हुए बोली, मुझे अजीब लग रहा है, प्लीज। मोक्ष ने उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी गोद में ठीक से एडजस्ट करते हुए बोला, यू नो मैं तुमसे कुछ ही घंटे दूर था, लेकिन ये कुछ घंटे भी मुझे सालों की तरह लग रहे थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आज ऐसे ही मेरी गोद में बैठकर खाना खाओ। रिया से अब आगे कुछ नहीं बोला जाता। मोक्ष रिया को अपने हाथों से खाना खिलाता है और साथ में खुद भी खाता है। कुछ ही देर में दोनों का डिनर कंप्लीट हो जाता है। रिया कॉफी टेबल से सब कुछ अरेंज करके ट्रॉली में रखकर ट्रॉली बाहर रखकर कमरे में आती है। वो अभी भी किसी सोच में गुम थी। वो जैसे ही सोचते हुए बिस्तर तक आती है, मोक्ष उसे खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। अचानक हुए इस एक्शन से रिया हड़बड़ा जाती है। वो खुद को नॉर्मल कर ही रही थी कि मोक्ष उसके शर्ट के बटन खोलने लगा, जिसे देखकर रिया उसे रोक लेती है। वो सीरियस लहजे में बोली, मुझे कुछ बात करनी थी। मोक्ष उसके हाथों को हटाते हुए बोला, हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। रिया उसी लहजे में बोली, मोक्ष मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये सुनकर मोक्ष के हाथ रुक गए। उसने रिया का चेहरा देखा, जो कि एकदम सीरियस लग रहा था। मोक्ष ने अपनी पकड़ रिया पर कसते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, यह क्या बकवास है? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अब से तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी, तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? मोक्ष ने उसकी कमर काफी जोर से दबाकर पकड़ी हुई थी और उसके हाथ रिया के पेट पर काफी मजबूती से पकड़ जमाए हुए थे, जिसकी वजह से रिया की मुंह से सिसकी निकल गई। आह मोक्ष प्लीज, दर्द हो रहा है, आप समझने की कोशिश करिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे ठीक नहीं लग रहा इस तरह यहाँ रहना। मोक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा का क्या मतलब है? तुम मेरे इतने करीब आने के बाद अब बोल रही हो कि मुझसे दूर रहोगी। नो रिया, ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। तुम्हें अपनी लाइफ में पूरी आजादी है, बस मुझसे अलग होने की या मुझे छोड़कर जाने की कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम मुझसे जुड़ चुकी हो रिया, तो सोचना भी मत कि तुम्हें कहाँ रहना है और कहाँ नहीं, ये तुम खुद सोच सकती हो। ये कहते हुए मोक्ष ने रिया को बिस्तर पर लेटा दिया और खुद भी उसके ऊपर आ गया। वो रिया के कोलबोन और गले पर किस और बाइट करने लगा। रिया मोक्ष को रोकते हुए बोली, मोक्ष प्लीज, आप क्या कर रहे हैं? रुक जाए, समझने की कोशिश कीजिए, ये ठीक नहीं है। मोक्ष रिया से थोड़ा सा अलग हुआ और अपनी टी शर्ट निकालकर फ्लो पर फेंक दी। उसके एक्सप्रेशन इस वक्त काफी कोल्ड थे।
रिया उसकी चेस्ट पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए फिर से बोली, मैं तो सिर्फ आपसे ये बोल रही थी कि मुझे अपने घर जाने दीजिए। हमारा रिश्ता थोड़ी ना टूटने वाला है। रहूंगी तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड ही ना। आप समझने की कोशिश करिए, ऐसे मेरा आपके घर रहना ठीक नहीं है। मोक्ष रिया के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर पर दबा देता है और उसके गले पर किस करते हुए बोला, ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारा भी घर है, तो तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, और मेरा जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारा है, तो फिर ये सब ख्याल तुम्हारे मन में क्यों लाती हो? मोक्ष रिया के गले पर लव बाइट्स दे रहा था, जिससे रिया के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। वो आहें भरते हुए बोली, आह मोक्ष, आप गलत समझ रहे हैं। आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन लोगों को तो यही लगेगा कि मैंने आपको फंसाया है आपकी दौलत के लिए। हमारी हैसियत आपकी जितनी नहीं है, आप जानते हैं। मुझे डर है जब बाहर पता चला हमारे रिश्ते के बारे में तो। रिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मोक्ष ने उसके क्लीवेज के पास बाइट कर लिया, जिससे रिया की चीख निकल गई। मोक्ष ने अपना चेहरा ऊपर किया और रिया के चेहरे के ठीक सामने लाकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें लोगों की परवाह है और मेरी नहीं। लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता है, लेकिन मेरा क्या बेबी? क्या चाहती हो तुम कि इतने सालों बाद जो मेरे घर आने की वजह बनी है उसे मैं अपने से दूर कर दूं? मेरा चैन और सुकून तुम्हें अपने साथ लेकर जाने दूं? नहीं, अब और नहीं। सालों बाद मुझे जीने की वजह मिली है, मैं उसे अपने से दूर कभी नहीं होने दे सकता। रिया मोक्ष के चेहरे को देखता है जो इस वक्त दर्द से भरा था। वो समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मोक्ष इस तरह बोल रहा है। रिया मोक्ष को इस तरह देखकर इमोशनल हो जाती है। वो अपने आंखों में आंसू लिए बोली, ठीक है, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से फिर, चाहे लोग मुझे आपकी रखेल ही क्यों ना कहें, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये दिन आने वाला है जब लोग सवाल करेंगे। रखेल शब्द सुनकर मोक्ष का पारा हाई हो जाता है। उसने अपने एक हाथ से रिया के जबड़े को पकड़ा और गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने लिए इतना गंदा वर्ड इस्तेमाल किया? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो, पागल लड़की? रिया कराहते हुए बोली, आपको मेरे मुंह से सुनकर ही इतना गुस्सा आ रहा है, कल को लोग बोलेंगे तब क्या करोगे? सबका मुंह ऐसे ही बंद करवाओगे? मोक्ष रिया के जबड़े को छोड़ता है और उसके ऊपर से उठकर फ्लो पर पड़ी हुई अपनी टी शर्ट उठाकर पहन लेता है और तेज कदमों से कमरे के बाहर चला जाता है। रिया बिस्तर पर लेटे हुए ही जोर जोर से रोने लगी। मोक्ष गुस्से में अपनी कार कीज लेकर खुद कार ड्राइव करके मैंशन के बाहर निकल गया। रिया किसी तरह खुद को संभालती है। वो बेड पर अपने दोनों पैर मोड़कर अपनी चीन अपने घुटनों पर टिकाए हुए बैठ जाती है। उसका चेहरा और आंखें इस वक्त लाल हो गई थे, वो सुबक रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। मैंने आज मोक्ष के चेहरे पर एक दर्द देखा। आज तक मैंने मोक्ष को खुश और लाइफ एंजॉय करते हुए देखा है, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अलग ही दर्द था। एक ऐसा दर्द जो ना वो किसी को दिखा पा रहे हैं और ना ही सह पा रहे हैं। आखिर ऐसे क्या हुआ है उनकी लाइफ में? रिया ये सब सोचते हुए बेचैन हो रही थी। सिंघानिया विला। पूरे 3 दिन तक रेयांश ने खनक का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, और इन 3 दिन तक रेयांश खनक के करीब नहीं आया था। खनक की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। इनफैक्ट आज उसने खुद खाना बनाया था, क्योंकि वो बेड पर लेटे लेटे बोर हो चुकी थी। इसलिए आज रेयांश ने भी उसे कुकिंग के लिए मना नहीं किया, लेकिन उसने स्पेशली सर्वेंट्स को ऑर्डर दिए थे कि 1 मिनट के लिए भी खनक को किचन में अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोनों ही अपना डिनर करके जैसे ही बेडरूम में आए, रेयांश ने बिना एक पल गवाए खनक को अपनी बाहों में जकड़ लिया। रेयांश ने एक पल गवाए बिना ही खनक के होठों पर अपने होठ रख लिए और जोर जोर से सक करने लगा, जिससे खनक के होठों पर दर्द हो रहा था। खनक अपने दोनों हाथ रेयांश के सीने पर रखकर धक्का देने लगी, लेकिन रेयांश 1 इंच भी नहीं हिला। खनक के स्ट्रगल को देखकर रेयांश ने उसके होठों को छोड़ा और सिडिक्टिव वॉइस में बोला, इतनी एनर्जी वेस्ट मत करो, जरूरत पड़ेगी। ये कहते हुए रेयांश ने अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी। रेयांश की बेशर्मी वाली बातें सुनकर खनक हैरानी से उसे देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोली, मुझे लगा था कि आप में कुछ सुधार आ गया है, लेकिन बेशर्म हवसखोर आदमी, आप कभी नहीं सुधर सकते। हर वक्त आपके अंदर आग लगी रहती है। रेयांश खनक के गुस्से को इग्नोर करके खनक के गले पर किस करते हुए बेशर्मी से बोला, हाँ जान क्या करूं, जब भी तुम सामने होती हो तो मेरे अंदर की हवस और बेशर्मी अपने आप ही जाग जाती है। तुम्हें क्या पता कितना तड़पा हूं मैं। तुम मेरे सामने मेरे साथ ही थी, फिर भी खुद को कंट्रोल कर रहा था। कैसे कंट्रोल किया है खुद को वो तो मैं ही जानता हूं। आह जान, यू आर माई स्वीट दैट आई जस्ट कीप ईटिंग। ये कहते हुए रेयांश खनक के श्रग को निकालकर फेंक देता है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। खनक रेयांश की बेशर्मी भरी बातें सुनकर हैरान थी।
वो तो अपनी जगह पर बस जमी रही। रेयांश ने एक पल में अपना शर्ट निकालकर फेंक दिया और खनक को उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। खनक बिस्तर पर पीठ के बल गिर गई। मैट्रेस काफी नरम थी जिसकी वजह से खनक को कोई चोट नहीं आई। खनक पीछे खिसकते हुए रेयांश को वार्निंग देने के लहजे में बोली, खबरदार अगर आगे बढ़े तो मैं आपकी कुटाई कर दूंगी, फिर मत बोलना मैंने आपको मारा। रेयांश के चेहरे पर इस वक्त खनक को लेकर लस्ट साफ नजर आ रही थी। उसके एक्सप्रेशन खनक को डरा रहे थे क्योंकि वो खनक को अजीब नजरों से देख रहा था। खनक की धमकी सुनकर रेयांश के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। वो आगे बढ़ा और खनक का एक पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचा। खनक रेयांश के खींचने पर बेड पर सीधी लेट गई और रेयांश उसके ऊपर आ गया और अपनी मदहोश आवाज में बोला, चलो देखते हैं कौन जीतता है। फिर वो खनक के ऊपर से उठा और बेड पर बैठ गया और खनक को एक ही झटके में उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। खनक उसकी हरकत देखकर हैरान थी कि आखिर रेयांश करना क्या चाहता है। खनक उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह बैठी थी। खनक की पीठ रेयांश की चेस्ट से लगी हुई थी और रेयांश खनक के बालों को उसके कंधे से हटाकर एक साइड करता है और उसके गले और कंधे पर बहुत सॉफ्ट तरीके से अपने होठों को रब करने लगता है। वो अपने हाथों को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से खनक के पेट पर और कमर पर सहला रहा था। रेयांश के इस तरह सॉफ्ट तरीके से छूने से खनक बहक रही थी। उसके पेट में जैसे तितलियां उड़ रही थी। उसके अंदर एक अलग ही बेचैनी हो रही थी। रेयांश अपनी शरारती आवाज में, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, गाते हुए एक शरारती मुस्कान पास कर देता है। वही खनक रेयांश के इतने सॉफ्ट टच से बहक रही थी। वो रेयांश को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। रेयांश के हाथ बहुत ही सॉफ्ट और सिडक्टिव तरीके से खनक की बॉडी पर चल रहे थे जिसे फील करके खनक को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो रेयांश की छुअन को एंजॉय कर रही थी। वो अपनी सॉफ्ट और प्यार आवाज में धीमे से बोलती है, हब्बी प्लीज। रेयांश अपनी सॉफ्ट और मदहोश आवाज में बोला, क्या हुआ जान, डू यू वॉन्ट मोर? आई कैन डू इवन बेटर इफ यू लेट मी। क्या तुम्हें और चाहिए? मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूं अगर तुम इजाजत दो तो। ये सुनते ही खनक की धड़कनें तेज हो जाती है। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। वो खुद को ही डांट रही थी, मैं इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हूँ? मुझे हो क्या गया, मैं ऐसे कैसे बहक सकती हूँ? रेयांश खनक का हाल समझ चुका था। उसे अपने आप में ही सोचता महसूस कर उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए सिडक्टिव वे में बोला, जान इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑल योर्स, आई एम हियर ओनली टू सेटिस्फाई यू। एक तो पहले ही खनक का हाल बेहाल था। वो शर्म से मरी जा रही थी। वही रेयांश की इस तरह की हरकतें और बातें उसके लिए बर्दाश्त के बाहर थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना शरीर रेयांश की बाहों में पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया जिसे महसूस कर रेयांश के चेहरे पर जीत की स्माइल आ गई। उसने बिना एक पल गवाए खनक को बिस्तर पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने खनक के होठों को अपने मुंह में भर लिया। वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से खनक के होठों को स्मूच कर रहा था और खनक भी उसका साथ दे रही थी। रेयांश बहुत ही सॉफ्ट तरीके से खनक के होठों को चूसते हुए अपनी जीभ को खनक की मुंह में एंटर करे उसके पूरे मुंह का स्वाद ले रहा था। रेयांश के हाथ सॉफ्टली खनक की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। दोनों ही पैशनेट होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। करीब 15 मिनट बाद खनक को सांस लेने में तकलीफ होती है जिसे महसूस कर रेयांश उसके होठों को छोड़कर उसके गले और कॉलरबोन पर किस करने लगता है। खनक अपने हाथों से रेयांश की बाजुओं और पीठ को सॉफ्टली सहला रही थी। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। तभी डोर नॉक होता है और दोनों का ध्यान उस तरफ जाता है। डोर नॉक की आवाज से रेयांश का मूड एकदम से चेंज हो जाता है। उसका चेहरा डार्क हो जाता और गुस्से के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। इधर कोई बहुत ही बेचैनी से डोर को बार बार नॉक कर रहा था। वो खनक के ऊपर लेट ही अपनी गर्दन डोर की तरफ घुमाकर गुस्से से बोला, लगता है कोई अपनी मौत लेकर मेरे दरवाजे पर आया है। खनक रेयांश के शब्दों को सुनकर नाराज होकर खनक के बाजुओं पर मारते हुए बोली, हर बार मरने मारने की बातें करना जरूरी है? उठिए और देखिए कौन है, कोई जरूरी काम होगा। रेयांश खनक की डांट को सुनकर उसके सामने नारजगी से देखता है, फिर उठाकर जाने लगता है। वही खनक जल्दी से बेड से उतरकर अपना श्रग उठाकर पहन लेती है। जब रेयांश दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने मोक्ष अपना मुंह लटकाए खड़ा था जिसने हल्की ड्रिंक कर रखी थी। रेयांश हैरानी और गुस्से से उसे घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, तू इतनी रात गए इस हालत में यहाँ क्या कर रहा है? मोक्ष अपना दुखी सी आवाज में नशे में बोला, भाई तू तो यहाँ मजे से जी रहा है लेकिन मुझ पर दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं। तुझे अपने भाई की अब कोई फिक्र ही नहीं है, वो जिए या मरे अब तुझे क्या, तुझे तो तुम्हारी खनक मिल गई लेकिन मेरा क्या?
ये कहते हुए मोक्ष रेयांश को धक्का देकर सीधा बेडरूम में घुस गया और ये देखकर रेयांश की आंखें छोटी हो गई। मोक्ष को इतनी रात में नशे की हालत में देखकर खनक चिंता करते हुए बोली, अरे मोक्ष भाई, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है? ये क्या हालत बना ली आपने अपनी? ये कहते हुए जैसे ही खनक आगे बढ़कर मोक्ष को पकड़ने वाली थी, क्योंकि मोक्ष नशे में थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था, तभी रेयांश ने खनक के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। वो दांत पीसते हुए खनक से बोला, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने पी रखी है इसलिए लड़खड़ा रहा था। ठीक है फिर वो मोक्ष के पास गया और उसे पकड़कर सोफे पर बिठा देता है। मोक्ष अपनी अधखुली आंखों से रेयांश को देखकर उससे लिपट जाता है, जिससे रेयांश चिढ़ते हुए बोला, ये चिपका चिपकी बंद कर, सामने मेरी बीवी खड़ी है। प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, क्या हुआ बोल। ये बात रेयांश ने धीमी आवाज में बोली थी। मोक्ष उसकी बात सुनकर रेयांश से अलग होकर बोल, यार वो रिया मुझे छोड़कर जाने को बोल रही है। बोलती है मेरे साथ रहने में उसे अजीब लग रहा है, मेरे साथ रहना सही नहीं है, और आज तो उसने हद कर दी। वो आगे कुछ बोलता तभी रेयांश उसे चुप कराते हुए खनक से बोला, जान लेमोनेड बनाकर ले आओ। खनक मोक्ष की हालत समझकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, मैं अभी लाए। खनक जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई और किचन की तरफ चली गई। वहीं रेयांश ने कॉफी टेबल से पानी का जग उठाया और अपनी हथेली पर थोड़ा पानी लेकर मोक्ष के मुंह पर छिड़क दिया, जिससे मोक्ष थोड़ा हड़बड़ाकर होश में आया। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन चेहरे पर ठंडा पानी पड़ने की वजह से अब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। रेयांश ने उसे नॉर्मल होते देख बोला, अब बता क्या हुआ, क्यों इतना तमाशा कर रहा है? मोक्ष अपने चेहरे को अपनी हथेली से साफ करते हुए निराशा से बोला, मैं रिया को अपने साथ अपने घर रखना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं उसे अकेले नहीं रहने देना चाहता, लेकिन रिया मना कर रही है। वो बोल रही है ऐसे अच्छा नहीं लगता रहना, वैसे भी तुझे पता है मैं अकेले रहता हूं तो उसे ऐसे रहना ऑकवर्ड लग रहा है। लेकिन मुझे अब उससे अलग नहीं रहना, प्लीज तू ही कोई रास्ता निकाल, नहीं तो मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ रखूंगा, फिर वो चाहे या ना चाहे। रेयांश उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, फिर उसे सीरियस टोन में बोला, ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, इसमें मैं रिया से कुछ नहीं कह सकता, और तेरा मुझे पता है तू अपनी जिद छोड़ने से रहा। इसके लिए हमें कोई और रखता ढूंढना होगा जिससे तुम दोनों की ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मोक्ष रेयांश को सवालिया नजरों से देखने लगा। रेयांश अभी भी सीरियस एक्सप्रेशन लिए बैठा था। तभी खनक अपने हाथ में एक ग्लास लेकर आए जिसमें लेमोनेड था। खनक मोक्ष की तरफ ग्लास बढ़ाकर बोली, इसे पी लीजिए, आपको ठीक लगेगा। खनक की आवाज सुनकर दोनों का ध्यान खनक के ऊपर जाता है। मोक्ष खनक के हाथों से ग्लास ले लेता है और लेमोनेड पीने लगता है। रेयांश के चेहरे पर खनक को देखकर एक स्माइल आ जाती है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और खनक उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर कंफ्यूज थी। खनक रेयांश को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर कंफ्यूजन से बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? रेयांश अपनी गर्दन नामे हिला देता है और मोक्ष के हाथ से ग्लास लेकर बोला, अब जाकर आराम करो, तुम्हारी प्रॉब्लम कल तक सॉल्व हो जाएगी। रेयांश की बात में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। मोक्ष अपनी आंखों में चमक लिए बोला, मैं जानता था आज तक तुमने कभी भी मुझे निराश नहीं किया है। मैं घर जा रहा हूं, रिया अकेली है। मोक्ष के घर जाने की बात सुनकर रेयांश जल्दी से बोला, हाँ सही कहा, जल्दी से निकल, वैसे भी तूने मेरा इतना स्पेशल मोमेंट स्पॉइल कर दिया। रेयांश की इस तरह की बातें सुनकर खनक नाराज हो जाती है और रेयांश को डांटते हुए बोली, ये क्या बात हुई, आप ऐसे कैसे इन्हें निकाल रहे हैं? अरे इनकी तबीयत मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रही, इन्हें अकेले जाने नहीं देना चाहिए, आप जाकर घर छोड़कर आए। रेयांश खनक की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, यार जान तुम फिर से डांटने लगी, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो मैं उसे घर छोड़ने जाऊंगा। इस वक्त अतुल भी घर पर नहीं है, वरना उसे भेज देता। मैं नहीं जाने वाला, वो चला जाएगा, उसका नशा उतर चुका है। देखो उसे, उसकी चेहरे की चमक बता रही है वो बिल्कुल ठीक है और अकेले घर जा सकता है। मोक्ष हैरान था कि खनक रेयांश को डांट रही थी, वही रेयांश गुस्सा नहीं हो रहा था, उल्टा वो उसके सामने खुद को डिफेंड कर रहा था। यह मोक्ष के लिए इम्पॉसिबल नजारा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। खनक रेयांश से बहस कर रही थी और रेयांश उसे मना रहा था, और ज्यादा हैरान मोक्ष इसीलिए था कि सबको ऑर्डर देना वाला इंसान जिसने आज तक किसी की नहीं सुनी, वो आज एक छोटी सी लड़की के सामने बच्चे की तरह पेश आ रहा था, उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। दोनों को बहस करते देखकर मोक्ष चुपचाप वहां से निकल लिया। काफी देर बाद रेयांश को महसूस हुआ कि मोक्ष जा चुका है तो वो हंसने लगा।
हा 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 हा, जान, जिसके लिए हम बहस कर रहे हैं वो तो चला गया। जब खनक नजर घुमाकर देखती है तो सचमुच मोक्ष जा चुका था। ये देखकर खनक अपनी आंखें छोटी करते हुए गुस्से में रेयांश को देखने लगी। दूसरी तरफ अतुल शहर के एक बहुत बड़े क्लब में मीटिंग के लिए आया हुआ था। क्लब के प्राइवेट एरिया में यह मीटिंग चल रही थी। कुछ ही देर में अतुल की मीटिंग ओवर हो जाती है, लेकिन मीटिंग में आए हुए लोग अतुल को क्लब में कुछ देर रुकने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अतुल उन लोगों के रिक्वेस्ट करने से रुक जाता है। वो लोग वीआईपी एरिया में बने सीटिंग एरिया में बैठते हैं और एक दो वेट्रेस वहां आती है और उन लोगों को ड्रिंक्स सर्व करने लगती है। कुछ लड़कियां उन्हें देखकर उनके आसपास आकर उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। एक लड़की अतुल के सामने आकर बड़े ही सिड्यूस तरीके से झुककर वाइन का एक ग्लास टेबल पर रखते हुए अतुल को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अतुल को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उस लड़की को इग्नोर करने के लिए अपनी नजरें दूसरी ओर कर लेता है। तभी उसकी नजरें क्लब के दूसरी ओर जाती है, जहां एक बहुत ही बड़ा डांस फ्लोर था और आसपास बार काउंटर्स था। कुछ लड़के लड़कियां बार काउंटर्स के पास बैठे ड्रिंक्स कर रहे थे, वही कुछ लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। वहां एक लड़के लड़कियों का ग्रुप था। इस ग्रुप में मोनिका भी थी, जिसने ब्लैक कलर की एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, लेकिन देखने में लग रहा था कि वो उस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। वो बार बार अपना ड्रेस नीचे की तरफ खींच रही थी। तभी एक लड़की मोनिका को खींचते हुए अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाने लगी, लेकिन मोनिका उसे इनकार कर रही थी। वो काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो मना करते हुए बोली, नहीं प्रीति प्लीज तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना, वैसे भी इन कपड़ों में मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। प्रीति जो मोनिका की दोस्त थी, उसने मोनिका को समझाते हुए कहा, ओह कम ऑन मोनिका, देखो जरा, अपने आसपास सभी लड़कियों ने शॉर्ट्स पहने हैं, तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। मोनिका उसे मना करते हुए बोली, नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहां बैठती हूँ। प्रीति उसकी बात मानकर बाकी सबके साथ डांस फ्लोर पर चली जाती है। वहीं अतुल ने मोनिका को देखा और उसे पहचान गया। उसे लगा मोनिका अपने दोस्तों के साथ आई होगी, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं मोनिका चुपचाप सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास हाथ में पकड़े हुए बैठी थी। तभी एक लड़का उसकी बगल में बैठ जाता है। उस लड़के ने काफी ड्रिंक की हुई थी, वो नशे की हालत में था, लेकिन खुद को काफी बैलेंस कर रखा था। ये शायद इसलिए था क्योंकि उसे रोज की आदत थी। और यह महसूस कर मोनिका तुरंत ही अपनी नजर घुमाकर उस लड़के की तरफ देखती है, जो उसे बहुत ही गंदी नजर से देख रहा था। मोनिका ये देखकर जल्दी से वहां से उठकर जाने लगी। तभी उस लड़के ने मोनिका का हाथ जोर से पकड़ा और उसे रोका। मोनिका घबरा गई और गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। वो लड़का अपनी लस्ट भरी नजरों से मोनिका को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, ओह कम ऑन बेबी, अब बंद करो यह अच्छे होने का नाटक। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को पहले अच्छी बनने का नाटक करती है, फिर हम जैसे अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर पैसे ऐंठती है। मोनिका को ये सब सुनकर बहुत घिन आ रही थी। ये बात सच थी कि उसे महंगे कपड़े खाना सब पसंद था, लेकिन वो इसके लिए इस तरह के काम नहीं कर सकती थी। उसने गुस्से से अपने दूसरे हाथ से उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में इतनी घटिया बात बोलने की, मैं वैसी लड़की नहीं हूं समझे, छोड़ो मेरा हाथ। कहते हुए वो उस लड़के से अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन मोनिका के थप्पड़ मारने की वजह से उस लड़के का पारा हाई हो गया। उसने झटके से मोनिका का हाथ छोड़कर उसकी बाजू को कस के पकड़ लिया और खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। मोनिका उस पर चिल्ला रही थी और वो अपने दोस्तों को आवाज लगाने लगी, लेकिन म्यूजिक काफी लाउड होने की वजह से उसे कोई सुन नहीं पाया। ऊपर से वो लोग अपनी ही मस्ती में बिजी थे। वो लड़का मोनिका को खींचते हुए प्राइवेट एरिया में ले आया और वहां पर बने एक प्राइवेट लग्जरियस रूम में लाकर दरवाजा बंद कर दिया। वो प्राइवेट रूम दिखने में किसी 5 स्टार होटल रूम जैसा था, बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ। कोई और दिन और सिचुएशन होती तो शायद मोनिका खुश हो जाती ऐसी जगह देखकर, लेकिन इस वक्त वो डरी हुई थी। वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रहे तुम, देखो मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर तुम जेल चले जाओगे, जाने दो मुझे। ये कहते हुए मोनिका दरवाजा खोलने को हुई कि उस लड़के ने मोनिका को कमर से पकड़कर झटके से वहां रखे बड़े से किंग साइज बेड पर पटक दिया। मोनिका डर के मारे कांपने लगी। वो अचानक हुए इस इंसिडेंट से चौंक गई, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो खिसकते हुए पीछे की ओर जा रही थी। तभी वो लड़का अपने शर्ट के बटन खोलते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोला, तू मुझे पुलिस के हवाले करेगी, तू जानती है मैं कौन हूं।
मैं यहाँ के बिल्डर का बेटा अरमान शहगल हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता समझी। प्यार से मान जाती तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती तुझे, लेकिन तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। ये कहते हुए अरमान बेड के पास गया और मोनिका के पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मोनिका खुद को बचाते हुए बेड के हेडरेस्ट को पकड़ लेती है और अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करती है। मोनिका के स्ट्रगल को देखकर अरमान ने उसके पैर को छोड़ दिया और सीधा बेड पर आ गया और मोनिका के खुले रेशमी बालों को पकड़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की वजह से मोनिका का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसके होठों के किनारे से खून निकल गया। मोनिका की दर्द से आह निकल गई। मोनिका डर के मारे रोते हुए अब खुद को छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाने लगी और रोने लगी, लेकिन अरमान ने उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आ गया और मोनिका के होठों पर किस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोनिका खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से अरमान का फेस पकड़कर दूर करने लगी। तभी अरमान ने मोनिका के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर कस दिया। मोनिका दर्द और डर से कांपने लगी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, वो चीख रही थी और अरमान उसके होठों की तरफ अपने होठों को बढ़ा रहा था कि तभी धड़ाम की आवाज आए। आवाज सुनते ही अरमान ने अपनी गर्दन दरवाजे की तरफ घुमाई और देखा तो सामने एक मजबूत पर्सनैलिटी वाला इंसान अपना कोल्ड ऑरा लिए खड़ा था और उसने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, छोड़ उस लड़की को। इस तरह अपने रूम में किसी अनजान इंसान को देखकर अरमान गुस्से से आग बबूला हो गया। वो तुरंत ही मोनिका के ऊपर से उठा और बेड से उतरकर उसके सामने एटीट्यूड से खड़ा हो गया। तभी सामने वाले इंसान को देखकर मोनिका के चेहरे पर चमक आ गई, उसके अंदर एक उम्मीद जाग गई। वो बेड से उठी और भागते हुए सीधे सामने वाले इंसान से लिपट गई और रोते सुबकते हुए बोली, अतुल अच्छा हुआ आप आ गए, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अरमान को जब पता चला कि मोनिका इस इंसान को जानती है तो अरमान गंदी हंसी हंसते हुए बोला, तू जो कोई भी है यहां से निकल, ये मेरी गर्लफ्रेंड है समझा। अतुल ने जब ये सुना उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने मोनिका को साइड किया और खींचकर एक मुक्का अरमान के मुंह पर जड़ दिया। अरमान खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। अरमान गुस्से से जमीन से उठा और अतुल के सामने अपना पंच बढ़ाया और गुस्से से बोला, तूने मुझे मारा, तू जानता भी है मैं कौन हूं। अतुल ने उसके पंच को अपने एक हाथ में भरकर रोक लिया और अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लेकर बोला, तू जानने लायक चीज है भी नहीं अरमान शहगल, लेकिन एक बार अपने पप्पा को फोन करके पूछ ले कि अतुल वशिष्ठ कौन है। ये कहते हुए अतुल ने अरमान के बाजू को पकड़कर उसके मुंह पर एक साथ 2-3 पंच जड़ दिए, जिससे अब अरमान जमीन पर निढाल होकर कराहते हुए पड़ा था। अतुल एक फाइटर था जिसके लिए अरमान जैसा लड़का एक चींटी के बराबर था। अतुल के 2-3 पंच से ही अरमान का दिमाग सुन्न पड़ गया था। मोनिका डर के मारे साइड में खड़ी थी, उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अतुल ने मोनिका की हालत देखी जो डर के मारे कांप रही थी और अरमान को देख रही थी। उसके होठों के किनारे हल्के फटे थे और वहां हल्का सा खून बह रहा था। अतुल ने अपना रुमाल निकाला और मोनिका को आवाज देते हुए कहा, मैम ये लीजिए, आपके होठों से खून बह रहा है और चलिए यहां से, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। मोनिका अतुल की आवाज से होश में आई और वो अपनी आंसू भरी नजरों से अतुल को देखने लगी जो उसे फिक्र से देख रहा था। मोनिका डरते हुए बोली, घर मुंह मुझे डर लग रहा है, मैं ऐसे घर नहीं जा सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। अतुल मोनिका को घबराए हुए देखता है तो वो अपना ब्लेजर उतारकर मोनिका को पहना देता है और बोला, फिलहाल आप यहां से चलिए, बाद में डिसाइड करना आपको कहाँ जाना है। ये कहते हुए वो मोनिका का हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर ले आता है और अपनी कार में वहां से निकल जाता है। मोनिका अतुल का ब्लेजर पहने अतुल के साथ पीछे की सीट पर सिकुड़कर बैठी हुई थी। अभी भी उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने अतुल से रोते हुए कहा, मैं इस हालत में घर नहीं जाना चाहती, क्या आप मुझे खनक के घर ले जाएंगे, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। अतुल ये सुनकर पहले तो थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि उसे डर था रेयांश मोनिका को एक पल उसके घर नहीं रहने देगा, लेकिन उसने मोनिका की हालत को समझते हुए फाइनली अपने बॉस के साथ बात करना ही ठीक समझा। उसने ना चाहते हुए भी रेयांश को कॉल लगाया। पहले तो पूरी रिंग बजी लेकिन किसी ने नहीं उठाया, लेकिन जब उसने दूसरी बार कॉल किया तो कुछ रिंग के बाद फोन उठाया और सामने से एक भारी और सख्त आवाज आई, बोलो क्या हुआ है। रेयांश की कोल्ड आवाज को सुनकर कुछ पल के लिए अतुल सिहर गया, लेकिन उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल रखे। उसने अपने चेहरे पर यह बिल्कुल नहीं आने दिया। अतुल ने कॉल पर रेयांश को सारा इंसिडेंट बता दिया और मोनिका घर जाने के बजाय सिंघानिया विला आना चाहती है ये भी बता दिया।
रेयांश ने बिना किसी आनाकानी के उसे मोनिका को सिंघानिया विला ले आने की परमिशन दे दी और इस बात से अतुल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे इस बात से बहुत बड़ी हैरानी हुई थी। कुछ घंटे पहले मोक्ष के जाने के बाद रेयांश जोर जोर से हंस रहा था, जिसे देखकर खनक गुस्सा हो जाती है और रेयांश को धक्का देकर सीधे बिस्तर पर करवट बदलकर पूरा ब्लैंकेट ओढ़े सो जाती है। रेयांश खनक को नाराज होता देखकर अपने आप से बोला, कितनी मेहनत से मैंने इसे मनाया था, ये तो फिर से नाराज हो गई, लेकिन इसे आज मनाना जरूरी है, नहीं तो उस गधे का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। ये कहते हुए रेयांश जल्दी से बिस्तर पर आया और ब्लैंकेट खींचकर खनक को अपनी बाहों में भर लेता है। खनक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है तो रेयांश उसके ऊपर पकड़ जमाते हुए उसके श्रग की डोरी पकड़कर खींचने लगा, जिसे महसूस कर खनक उसका हाथ पकड़ लेती है और नाराजगी से बोली, आपको कभी मेरी बात माननी तो है नहीं, बस अपनी मनमानी करनी होती है। रेयांश उसका हाथ हटाते हुए उसके कान को हल्के से चूमते हुए बोला, जान वो छोटा बच्चा थोड़ी ना है जिसे मैं उसे उसके घर छोड़ने जाऊं। वो जा सकता था अकेले, इसलिए मैं नहीं गया। मैंने उसे रुकने के लिए बोला था ना, लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना था, इसलिए वो नहीं रुका। तुम परेशान मत हो, वो सही सलामत पहुंच जाएगा। और फिर भी तुम उसकी कोई हेल्प करना चाहती हो तो तुम एक हेल्प कर सकती हो। बोलो, करोगी हेल्प? खनक जो कब से रेयांश की तरफ पीठ करके सोई हुई थी, वो जल्दी से रेयांश की तरफ पलट जाती है और हैरानी से बोली, कैसी हेल्प? क्या हुआ है उनको? रेयांश को अपना प्लान वर्क होता हुआ नजर आया। उसने तुरंत ही अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए और सीरियस टोन में बोला, जान तुम्हें मोक्ष और रिया के बारे में तो पता ही है, और तुम्हें ये भी पता है कि मोक्ष का बिजनेस भी मेरी तरह काफी फैला हुआ है और मेरी ही तरह उसके भी दुश्मनों की कमी नहीं है। अब मोक्ष को इस बात की चिंता है कि कहीं उसकी वजह से रिया को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब रिया यहाँ अकेले रहती है जो उसके लिए ठीक नहीं है, और वो मोक्ष के साथ ओबरॉय मेंशन भी रहना नहीं चाहती, तो अब तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो। ये कहते हुए रेयांश खनक के गालों को अपने दोनों हाथों में भर लेता है। खनक सीरियसली सारी बातें सुनने के बाद वो भी सीरियस टोन में बोली, बात तो आपकी सही है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मैं रिया को मोक्ष भैया के घर रहने के लिए मनाऊं? लेकिन मुझे लगता है शायद वो मेरे कहने से मान भी जाए, लेकिन अगर उसे नहीं रहना उसे ठीक नहीं लगता तो हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। रेयांश खनक को थोड़ा और अपने करीब खींचते हुए बोला, हाँ रास्ता तो है। क्यों ना तुम उसे कहो कि वो यहाँ हमारे घर पर रहे। तुम्हें वो अपनी बहन कहती है तो बहन के घर में रहने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हें भी अच्छा लगेगा अगर वो यहाँ रही तो। खनक हैरानी से अपने जलकूकड़े पति को देख रही थी कि जो कभी उसे किसी से बांट नहीं पाता वो आज ऐसी बातें कर रहा था। हालांकि खनक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो रिया को आराम से सिंघानिया विला रहने के लिए कन्विंस कर सकती थी, लेकिन उसे रेयांश को चिढ़ाने का मौका मिल गया था, उसे कैसे छोड़ती। उसने थोड़ा सीरियस होकर कहा, लेकिन ये घर तो आपका है ना, और आपको कहाँ पसंद है किसी का भी यहाँ रहना, तो आप मेरे लिए इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। रिया को कहीं और भी तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। खनक अपना चेहरा एकदम मासूम बनते हुए यह बात बोल रही थी। रेयांश खनक की बात सुनकर सीरियस और कोल्ड लहजे में बोला, जान ये क्या बकवास है। ये घर सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, तुम्हारा भी है। तुम जिसे चाहो अपने घर में ला सकती हो, रख सकती हो। एंड आई ट्रस्ट यू। आगे से ऐसी बकवास मत करना, समझी? रेयांश की बात सुनकर खनक ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्या सच्ची? रेयांश उसके जबड़े को अपने एक हाथ से हल्के से पकड़कर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, कोई शक है क्या? खनक अपने जबड़े को छुड़ाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, पर आप भूल मत जाना। रेयांश उसके होठों की तरफ अपने होठ बढ़ाते हुए बोला, मैं कुछ नहीं भूलता। ये बोलकर उसने खनक के होठों पर अपने होठ रख दिए। प्रेजेंट टाइम। इधर फोन रखने के बाद रेयांश गहरी नींद में सोई हुई खनक को देखता है। उसका मासूम चेहरा देखते हुए अपने आप से बोला, तुम्हारी ही कही हुई बात में तुमने मुझे फंसा लिया। अब मना भी नहीं कर सकता, नहीं तो फिर से मुझ पर चढ़ जाओगी। कहते हुए एक गहरी सांस भरता है और बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वही कार में मोनिका खुद में ही सिमटे हुए बैठी थी, तभी अतुल ने उसे सवाल किया, क्या अरमान सहगल आपका बॉयफ्रेंड है? मोनिका जो कब से डर और दर्द से सिकुड़ कर बैठी हुई थी, अतुल के इस सवाल से हड़बड़ा गई। वो जल्दी जल्दी से बोली, न नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उसे जानती तक नहीं। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। इनफैक्ट मैं तो आज तक सिंगल हूं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। मोनिका की बात सुनकर अतुल ने फिर से सवाल किया, वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी आप इस क्लब में क्या कर रही थी? क्या आपके घर वालों को पता नहीं है कि आप कहाँ हैं इस वक्त?
अतुल के सवालों को सुनकर मोनिका के थमे हुए आंसू बहने लगते हैं। वो सुबकते हुए बोली, मेरी दोस्त प्रीति का जन्मदिन था, इसलिए उसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। मुझे लगा बर्थडे पार्टी उसके घर पर होगी, लेकिन उन लोगों ने तो क्लब में आने का प्लान बना लिया। मैं तो नहीं आना चाहती थी, लेकिन प्रीति ने मुझे बहुत फोर्स किया तो आना पड़ा। ये कपड़े भी उसी ने मुझे पहनने को दिए। ये कहते हुए मोनिका फुट फुट कर रोने लगी तो अतुल उसे कंसोल करते हुए बोला, मैडम प्लीज आप रोइए मत, सब ठीक है। अतुल ने आज से पहले किसी लड़की को संभाला नहीं था तो उसे नहीं पता था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तभी मोनिका अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, आप फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ और आप मुझे मैडम मत कहिए, मेरा नाम मोनिका है, आप मुझे मोनिका कहकर ही बुलाइए। मोनिका के इस तरह कहने पर अब अतुल को समझ नहीं आया कि आखिर वो आगे क्या कहे। उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ओबरॉय मैंशन। रिया अभी तक सोई नहीं थी। वो बेड पर बैठे अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाए सुबकते हुए रो रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और मोक्ष अपने तेज कदमों से कमरे में आया। उसने जब रिया को रोते देखा वो जल्दी से रिया के पास गया और बैठ गया। उसने रिया को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। रिया किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी गोद में समा गई। मोक्ष ने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके आंसुओं को अपने होठों से पीते हुए साफ किया और अपनी स्वीट वॉइस में बोला, मेरी जाना इतना क्यों रो रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रिया सुबकते हुए बोली, रो ना तो और क्या करूं, आप हर बात पर नाराज होकर चले जाते हैं, मेरी कोई बात नहीं समझते। मोक्ष उसे बिस्तर पर लिटाते हुए बोला, आई एम सॉरी बेबी, अब आगे से ऐसा नहीं होगा और मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, फिलहाल रोना बंद करो और मुझे तुम्हें प्यार करने दो। ये सुनकर रिया शर्मा जाती है। वो अपनी आंखें झुका लेती है और मोक्ष उसके ऊपर झुके हुए उसके होठों पर सॉफ्टली किस करने लगता है। सिंघानिया विला। सिंघानिया विला के बाहर एक कार आकर रुकती है और उसमें से अतुल और मोनिका बाहर आते हैं। अतुल मोनिका को लेकर विला के अंदर आता है। जब दोनों लिविंग एरिया में पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही खनक और रेयांश मौजूद थे। रेयांश ने पहले ही खनक को जगाकर सब कुछ बता दिया, इससे पहले कि खनक को बाद में पता चले और वो फिर से इस बात को लेकर रेयांश के साथ बहस करे। खनक मोनिका को देखकर जल्दी से उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है। मोनिका भी उसके गले लग जाती है, जिसे कब से किसी के सहारे की जरूरत थी। वो खनक के गले लगते ही फुट फुट कर रोने लगी। खनक को इस तरह मोनिका को गले लगाते देखकर रेयांश के हाथों की मुठियां कांच गई। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखने लगी। वो घूर कर खनक को देखने लगा और मन ही मन बोला, ये लड़की मुझे खुद ही भड़काने का काम करती है, फिर नाराज भी खुद ही हो जाती है। ये कहते हुए वो जल्दी से उन दोनों के पास जाता है और खनक को मोनिका से अलग करते हुए खनक की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है और अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, जान तुम्हारी बहन ठीक है, उसे आराम करने की जरूरत है, तुम्हें नहीं लगता उसे आराम करने देना चाहिए? रेयांश के इस तरह के एक्शन से अतुल, मोनिका और खनक तीनों ही चौंक गए। हालांकि अतुल अपने बॉस की हरकतों से पहले से वाकिफ था, लेकिन फिर भी इस वक्त मोनिका भी थी वहां, जिस वजह से अतुल को संकोच हो रहा था। खनक खुद को छुड़ाते हुए रेयांश से बोली, हाँ आप मुझे छोड़िए तो मैं दीदी को कमरे में ले जाती हूँ, उनके लिए कपड़े भिजवा दीजिए। कहते हुए खनक खुद को रेयांश से छुड़वाते हुए मोनिका का हाथ पकड़कर वहां से गेस्ट रूम की तरफ निकल गई। रेयांश खनक अपने दांत कसते हुए देखता रह गया। अतुल रेयांश को एकटक बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था, जिसे महसूस करके रेयांश अपनी भारी और कोल्ड आवाज में बोला, व्हाट? व्हाई आर यू लुकिंग लाइक दैट? अतुल हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं सर, मैं तो बस पूछ रहा था कि मैडम ने कपड़े अरेंज करने के लिए कहा है, तो क्या मैं? और यह सुनकर रेयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं। 83